समास। समास जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है। पहला सम धन आस, सम धन आस। अगर हम समास का संधि विच्छेद करें तो हमें क्या मिलेगा, सम धन आस, सम प्लस आस, ठीक है। इससे बनता क्या है, समास, ठीक है। सम धन आस। सम का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त। क्या होता है, संक्षिप्त। और आस का जो अर्थ होता है कथन, ठीक है। मतलब समास का जो अर्थ हो गया संक्षिप्त कथन। संक्षिप्त कथन को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। ये तो हम समास का संधि विच्छेद कर उसका अर्थ हमें पता चल गया, समास का अर्थ क्या होता है। अब आते हैं समास की परिभाषा। समास की परिभाषा क्या है, अगर हम समास को परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो समास को अगर हम परिभाषित करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने जो नए सार्थक शब्द होते हैं वही क्या कहलाते हैं, समास। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने जो नए सार्थक शब्द होते हैं वही क्या कहलाते हैं, समास, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। वैसे पूछा नहीं जाता है लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं। अब आता है समास, समास के प्रकार, ठीक है। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे हम लोग, संक्षिप्त में ही जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही हम लोग सीखेंगे और बहुत आगे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब समास के प्रकार के बारे में आते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बुक में दिया है 5 होता है, 4 होता है, तो ये भ्रमित करने के लिए दिया है, आप लोग परेशान ना हो। आप इतना जानते हैं समास, अगर समास पूछेगा समास कितने प्रकार के होते हैं तो आपको क्या बताना है, समास 6 प्रकार के होते हैं। समास का प्रकार लिख दे रहे हैं, समास के प्रकार, ठीक है। तो समास 6 प्रकार का होता है, ठीक है। समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, ठीक है, अभी हम आपको यहाँ दिखाएंगे। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। तीसरा होता है कर्मधारय समास, ठीक है। चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास, और जो छठा होता है वो होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो इन समास के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम समास को पहचानें। तो हम जितना भी बताएंगे आपको, जितना भी समास पढ़ाएंगे आपको सिखाएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे, ठीक है। आप देखते ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है, हम इस पर आपको बताएंगे। तो हम पहले समास के प्रकार के बारे में जानते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, भाव समास। दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। तीसरा हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय नोट कर लीजिएगा समास। चौथा हो जाएगा द्विगु समास, वही है द्विगु समास। पांचवा हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और जो आपका लास्ट छठा है वो होता है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। ये हमारा समास के प्रकार में पहला कौन सा है, अव्ययी भाव समास। दूसरा कौन सा है, तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा है, कर्मधारय समास। चौथा कौन सा है, द्विगु समास। पांचवा कौन सा है, द्वंद्व समास। और छठा जो हमारा है वो बहुब्रीहि समास। ये समास के प्रकार आपके सामने है, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है, ये समास ही है, ठीक। ये समास के प्रकार हो गए। अब हम एक एक करके समास के बारे में चर्चा करेंगे कि हम समास को पहचानेंगे कैसे,
ठीक है। तो पहला हमारा है अव्ययी भाव समास। पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि 6 समास जो प्रकार के समास हैं, समास के जो प्रकार हैं वो समाप्त हो जाए, कोशिश यही करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर समाप्त नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ समास को देखेंगे। तो पहला हमारा है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास के बारे में जानते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। देखिए, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद अभी हम बताएंगे क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, अभी हम लिखकर समझाएंगे आपको। प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद, किसी शब्द का प्रथम पद, मध्य पद और अंतिम पद होता है। इसी तरह हम कहेंगे कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान, प्रिंसिपल होता है, प्रधान है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और उस प्रथम पद के स्थान पर जो होता है वो हम ट्रिक बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्या आता है, अनु आता है। क्या आता है, अनु आता है, या प्रति आ जाएगा, या यथा आ जाएगा, यथा आ जाएगा, उप आ जाएगा, या आ जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पद प्रधान होता है और वो प्रधान पद जो होता है किस रूप में होता है, अनु होता है, या प्रति, यथा, उप, आ, इन शब्दों के रूप में आएगा। तो अगर आप किसी शब्द में अगर इनको पाते हैं या यह शब्द मिलता है, लगा मिलता है, प्रथम पद इन शब्दों के रूप में होता है, तो आप समझ जाएंगे कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। और एक चीज और होता है, और क्या होता है, कभी कभी एक ही शब्द कभी एक ही शब्द 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं। ठीक है, कभी कभी एक ही शब्द 2 बार आते हैं, मतलब जब शब्दों को अगर रिपीट किया जाए, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, इस तरह के अगर शब्द आते हैं तब भी हम क्या कहेंगे, ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। मतलब शब्दों का अगर हम रिपीट करते हैं, शब्द एक ही शब्द कई बार आने पर भी क्या होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। तो हम लोग क्या समझे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद के साथ अनु आ जाए, प्रति आ जाए, यथा आ जाए, उप आ जाए, या आ लगा हो, तो हम समझ जाएंगे कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, और एक ही शब्द कई बार आने पर भी वो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि हम कैसे इसको पहचानेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रतिकूल, यथा शक्ति, जन्म। ठीक है, प्रतिदिन हो गया, प्रतिकूल हो गया, यथाशक्ति, आजन्म हो गया। ठीक है, और अनुरूप, ठीक है, देखिए प्रथम पद प्रधान होता है, इसमें क्या आया है, प्रति आ गया, इसमें भी प्रति आ गया, यहाँ यथा आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ अनु आ गया। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रथम पद प्रधान हो और प्रथम पद के स्थान पर हमें ये जो अनु, प्रति, यथा ये शब्द मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। और एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होता है, जैसे हाथों हाथ,
ठीक है, दिनों दिन, दिनों दिन, ठीक है ना। तो देखिए हाथों हाथ, दिनों दिन, यहाँ पर एक ही शब्द रिपीट किया हुआ है और यहाँ पर क्या है, प्रति आ गया है, प्रथम पद प्रति यहाँ भी आया है, यथा आ गया है, या आ गया है, यहाँ पर अनु आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि अव्यय समास, अव्यय भाव समास होता क्या है। अब इसे हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। अब हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को किसी अव्यय भाव समास में कोई दिक्कत होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है, अगर नहीं समझ में आता है या कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे इसे और अच्छे से बता सकें, ठीक है। अव्यय भाव समास के बाद दूसरा समास आता है तत्पुरुष समास, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तत्पुरुष समास दूसरा हमारा है। अव्यय भाव समास तो हम लोग पढ़ लिए, उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अब आ गया तत्पुरुष समास, तो इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। और दोनों पदों के बीच में एक दूसरा पद हो गया, जाहिर सी बात है कि प्रथम पद भी होगा। तो प्रथम पद और दूसरे पदों के बीच में, पद के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है, ठीक है। कारक चिन्ह क्या है, तो कारक एक टॉपिक है, उसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कारक चिन्ह जो होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भी देखते हैं कारक चिन्ह क्या होता है। तो पहले आप समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में, ठीक है ना, मतलब प्रथम पद और दूसरे पद के बीच में, दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है ना, मतलब दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। अब आप कहेंगे कि कारक चिन्ह क्या होता है, तो कारक चिन्ह, ठीक है, तो कारक विभक्ति जो होता है वो 8 होते हैं, जो विभक्ति 8 होते हैं, जिसमें से हमें केवल 6 के बारे में चर्चा करना है। कौन कौन सा होता है, पहला है कर्म कारक, करण कारक, दान कारक, आदान कारक, संबंध कारक, और अधिकरण कारक, ठीक है ना। अब देखिए कारक चिन्ह या परसर्ग, ये हमारा फॉर्मूला है, सूत्र है। इसी सूत्र के माध्यम से हम ये जानेंगे कि तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानें, ठीक है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, ये हमारे वैसे तो 8 होते हैं, लेकिन कर्ता कारक इसमें गिनती नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, संबोधन कारक का भी यहाँ चर्चा नहीं होगा, केवल ये 6 की चर्चा होगी, ठीक है ना। तो कर्म कारक का पहचान होता है कारक चिन्ह या परसर्ग चिन्ह जो होता है, चिन्ह लिख देते हैं, चिन्ह जो होता है को, इसका होता है से, के द्वारा, के कारण, के कारण। संप्रदान का कारक चिन्ह या परसर्ग होता है को और के लिए, के लिए। अपादान का अर्थ होता है, चिन्ह होता है से, लेकिन यहाँ भी देखिए कारक
करण कारक में भी से आया है और अपादान कारक में भी से आया है, लेकिन दोनों में भिन्नता क्या है? यहाँ जो से का अर्थ है वो अलग होने के अर्थ में है, अलग होना। अभी हम बताएंगे आपको, अलग होने के अर्थ में, ठीक है। संबंध कारक का, की, के और रा, री, रे ये आ जाएगा, और अधिकरण कारक में आ जाएगा के अंदर, के बाहर, ऊपर, नीचे, ठीक है, और भी आ जाएगा, ठीक है ना, ऊपर नीचे, के अंदर, के बाहर, के भीतर, ठीक है। अब हम क्या यहाँ पर समझेंगे कि, ठीक है ना, सूत्र कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, ठीक है ना। अब इसका चिन्ह, कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को है। करण कारक का चिन्ह क्या है? से है या के द्वारा, के कारण। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? को है, के लिए है। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से है, अलग होने के अर्थ में ये जो से है। और करण कारक का जो से है, दोनों में भिन्नता क्या है? अपादान कारक का जो से है वो अलग होने की सेंस में प्रयोग होगा। जैसे मैं विद्यालय से घर वापस आया, राम गोरखपुर से खलीलाबाद गया, तो गोरखपुर से वो अलग होने की सेंस में यूज हो रहा है। अब मैं विद्यालय से अलग हो रहा हूँ, ठीक है। पेड़ से पत्ते टूटकर नीचे गिरे, तो पेड़ से पत्ते जो हैं वो अलग हो रहे हैं। तो अगर कोई कारक पूछेगा तो आप क्या बता देंगे? अपादान कारक, ठीक है ना। तो इसी तरह से संबंध कारक में का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। राम मेरा भाई है, मेरा भाई है, तो रा आ गया, संबंध बता रहा है, ठीक है। अधिकरण कारक, तो किसी संज्ञा, किसी वस्तु का, ठीक है, स्थिति कैसी है, वो कहाँ पर रखी है, अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, वो अधिकरण कारक में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो यही जो 6 कारक चिन्ह है, इन्हीं चिन्हों का, ठीक है ना, शब्दों में लोप होगा। शब्द में वह चिन्ह हमें मिलेगा, मतलब कोई भी शब्द अगर मिलेगा तो उस शब्द को अगर हम अर्थ निकालेंगे तो उस शब्द के अर्थ में हमें यही कारक चिन्ह मिलेंगे, और इसी आधार पर हम क्या कहेंगे कि कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। उदाहरण के रूप में हम कुछ समझेंगे, देखते हैं कुछ उदाहरण। हाँ दोस्तों, देखिए कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। इस उदाहरण के माध्यम से हम तत्पुरुष समास को समझेंगे और पहचानेंगे कि कैसे हम यह तत्पुरुष समास समझेंगे, कारक चिन्ह के माध्यम से कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण। पहला है राजकुमार। राजकुमार, तो राजकुमार का मतलब क्या हो गया? राजा का कुमार। राजकुमार का अर्थ क्या हो गया? राजा का कुमार। राजा का कुमार, राजा का कुमार, कुमार। देखिए संबंध, अधिकरण कारक, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि तत्पुरुष समास का कौन सा कारक है, तो हम बोलेंगे तत्पुरुष अधिकरण कारक है, ठीक है ना। यहाँ क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। राजकुमार मतलब राजा का कुमार, ठीक है। इसी तरह राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है ना। अर्थ निकालने पर, ठीक है ना, अगर हमें ये कारक चिन्हों का, ठीक है ना, उपस्थिति मिलती है तो हम ये कह सकते हैं कि कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अब यश प्राप्त, यश प्राप्त मतलब कि यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, आप बताइए कौन सा समास है? यश को प्राप्त बता सकते हैं कौन सा समास है? ठीक है, कौन सा समास है? तत्पुरुष कर्म कारक समास है, ठीक है ना। तत्पुरुष कर्म कारक क्या है? समास है, क्योंकि यहाँ को आ गया है, ठीक है ना। यश को प्राप्त, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, ग्रामगत, ग्राम को जाने वाला,
रथ चालक, रथ को चलाने वाला। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, सम प्रदान कारक। ठीक है ना। तो ये तत्पुरुष समास, ठीक है ना। हम कारक चिन्हों से ही पहचान सकते हैं कि तत्पुरुष समास, ठीक है ना, कौन सा है और अव्ययीभाव समास कौन सा है। ठीक है ना। तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहला तो अव्ययीभाव समास पढ़ चुके हैं जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अब तत्पुरुष समास पढ़े हैं जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है ना। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, कौन सा है, द्विगु समास। ठीक है ना, नहीं द्विगु समास नहीं, कर्मधारय समास। ठीक है ना। तो हम अगला पढ़ेंगे कर्मधारय समास, तीसरा कर्मधारय समास। आइए देखते हैं बस। तो कर्मधारय समास में भी क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे हम तत्पुरुष समास पढ़े हैं उसमें भी दूसरा पद प्रधान था। अव्ययीभाव कर्मधारय समास में क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान था, जो हम पहले पढ़े हैं अव्ययीभाव समास, उसमें प्रथम पद प्रधान था। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान था। इसी तरह कर्मधारय समास में भी क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा। नोट कर लीजिए, दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है। और क्या होता है, और कैसे पहचानेंगे, और पूर्व पद, और प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। पूर्व पद और उत्तर पद, उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा पद, कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशिष्ट का संबंध होता है। ठीक है। पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद मतलब पहला पद, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। ठीक है। इसमें क्या होगा, विशेषण विशिष्ट का संबंध होगा। ठीक है। मतलब एक विशेषता बताएगा और दूसरा क्या होगा, जिसकी विशेषता बताई जाएगी। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशिष्ट किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो विशेषण विशिष्ट का संबंध होगा, एक विशेषता बताएगा और एक जिसकी विशेषता बताई जाएगी। ठीक है। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे। ठीक है। ये तो हमारा हो गया कि आपको ये पता चल गया कि इसमें क्या होता है, पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध है, लेकिन हम इसे पहचानेंगे कैसे। ठीक है। अगर आपके सामने कोई शब्द है तो उसको पहचानना कैसे है, तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखिए कैसे पहचानेंगे हम। सूत्र ये है, ठीक है ना, शब्दों के बीच में या विग्रह करने पर, शब्दों के बीच में या शब्दों का विग्रह करने पर, ठीक है, करने पर है जो या के समान, है जो के समान, शब्दों के बीच में या विग्रह करने पर है जो के समान आता है तो वह क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास, ठीक है ना। इसको आप, ठीक है ना, मतलब शब्दों के बीच में सूत्र जो फॉर्मूला क्या है, कैसे हम पहचानेंगे, ट्रिक जो है,
शब्दों के बीच में मतलब शब्दों का जो विग्रह करने पर, संधि विच्छेद करने पर है जो, है जो, है जो या के समान आता है तो वह क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। आप कहेंगे भाई हम पहचानेंगे कैसे? आप तो बता तो दिए सूत्र, लेकिन ये सूत्र का यूज कैसे होगा, इस फॉर्मूले का प्रयोग कैसे होगा, आप ये बताइए। चलिए देखते हैं कैसे प्रयोग होगा। कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। चरण कमल, संधि विच्छेद कीजिए, विग्रह कीजिए। क्या आएगा? चरण है जो कमल, ठीक है ना, या कमल के समान, कमल के, अगर इसका यूज करते हैं, अगर है जो लगाएंगे, चरण है जो कमल या कमल के समान चरण, ठीक है ना। तो कमल है, ठीक है ना, कमल के समान क्या है? चरण है, ठीक ना, या चरण है जो कमल, चरण को ही क्या बना दिया? कमल बना दिया। तो देखिए यहाँ पर इसी को अगर हम कहें तो कह सकते हैं चरण है जो कमल या कमल के समान चरण। यहाँ के समान आ गया, यहाँ पर है जो आ गया। दोनों का हम प्रयोग करके बता दिए कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। चरण कमल मतलब चरण है जो कमल या कमल के समान चरण। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख या मुख है जो चंद्र, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, या इसी को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मुख है जो चंद्र, ठीक है ना। अब देखिए दोनों का हम प्रयोग करके बता रहे हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपके सामने कोई भी शब्द आएगा, अगर समास के बारे में पूछता है तो हम इस तरह पता कर सकते हैं कि वो कौन सा समास है। ऐसे कमल नयन, कमल है जो नयन, या नयन नहीं कमल है जो नयन, ठीक है ना, या नयन है जो कमल या कमल के समान नयन। महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा का तो क्या? महान है जो आत्मा। पीत सागर, ठीक है ना, पीत के समान सागर, ठीक है ना। तो इस तरह हमें पहचान सकते हैं कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। शब्दों के बीच में शब्दों का विग्रह करने पर है जो के समान का प्रयोग करके हमें पता कर सकते हैं कि यह कर्मधारय समास है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हम समास के 3 भाग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं? पहले अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास। अब हम द्विगु समास के बारे में जानेंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं और इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो द्विगु समास में क्या होता है? इसमें प्रथम पद क्या होता है? संख्या होता है। प्रथम पद क्या होता है? संख्या होता है, नंबर होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द्विगु समास में प्रथम पद क्या होता है? संख्या होता है, संख्या होता है। प्रथम पद संख्या होता है, नंबर। जैसे सप्त सिंधु, ठीक है। तो जो सप्त है, सप्त मतलब होता है 7, सप्त का मतलब क्या होता है? 7, ठीक है। तो सप्त सिंधु ये हमारा संख्या है, नंबर है, इसका मतलब ये कौन सा समास है? द्विगु समास है। इसी तरह हमारा दूसरा उदाहरण है दोपहर। तो दो जो है, दो हमारा क्या है? संख्या है, नंबर है, इसका मतलब ये कौन सा समास है? द्विगु समास है, ठीक है। इसी तरह त्रिलोक, त्रि मतलब क्या होता है? 3, त्रि का मतलब क्या होता है? 3। तो जिस समास में प्रथम पद क्या हो? संख्या हो, नंबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे, ठीक है, क्लियर। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रथम पद संख्या होगा, नंबर होगा, तो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। अब अगला हमारा समास का है, कौन सा है? द्वंद्व समास। कौन समास है? द्वंद्व समास। चलिए देखते
द्वंद्व समास। पांचवा हमारा है समास के प्रकार में द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और दोनों पदों को जोड़ने वाला क्या होता है, योजक होता है। दोनों पदों को जोड़ने वाला क्या होता है, योजक होता है, और वहां पर और शब्द छुपा होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों पदों को जोड़ने वाला योजक होता है, और शब्द क्या होता है, छुपा होता है। जैसे यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और दोनों पदों को जोड़ने वाला योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह, ये जो है योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह होता है, ठीक है। और शब्द छुपा होना चाहिए, और शब्द छुपा होता है, और शब्द छुपा होता है, ठीक है ना। जो और शब्द होता है वह छुपा होता है। तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों को जोड़ने वाला योजक होता है, और वहां पर और शब्द छुपा होता है। जैसे माता पिता, ठीक है। ये जो बीच में चिन्ह लगा हुआ है उसको योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कहे माता और पिता, ठीक है, यहाँ पर और शब्द क्या है, छुपा हुआ है, और योजक क्या कर रहा है, और के स्थान का, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जगह ले लिया है, और का जगह ले लिया है, ठीक है। तो माता और पिता दोनों क्या है, प्रधान है। माता खुद में एक शब्द है जो प्रधान शब्द है, पिता खुद में एक शब्द है जो प्रधान शब्द है, तो दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे राजा प्रजा, ठीक है, और राजा प्रजा, ऊंच नीच, ठीक है, आगे पीछे, ठीक है, और अमीर गरीब, और गरीब, ठीक है। तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना ही जानना है कि द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनों पदों को जोड़ने वाला योजक होता है, और शब्द छुपा होता है। जैसे माता पिता, राजा प्रजा, ऊंच नीच, आगे पीछे, अमीर गरीब, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हमारे हो सकते हैं। अब इसके बाद द्वंद्व समास के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा पढ़ेंगे, बहुब्रीहि समास, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि शब्दों के बीच में है जो या है जिसका, चलिए देखते हैं। शब्दों के बीच में, ठीक है जो या है जिसका, है जो या है जिसका लगाने पर कोई तीसरा शब्द मिले जिसका इस दुनिया में
अस्तित्व हो उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। व्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, क्या देखें हमको? शब्दों के बीच में बहुव्रीहि समास, शब्दों के बीच में है जो या है जिसका लगाने पर कोई तीसरा शब्द बने जिसका इस दुनिया में अस्तित्व हो, उसे क्या करते हैं? बहुव्रीहि समास करते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछेगा बहुव्रीहि समास किससे करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि बहुव्रीहि समास वह है तो शब्दों के बीच में है जो या है जिसका लगाने पर कोई तीसरा शब्द बने जिसका इस दुनिया में अस्तित्व हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे लंबोदर। अच्छा बताइए लंबोदर किसे कहते हैं? लंबोदर हम कहते हैं गणेश जी को। ठीक है, लंबा है, देखिए लंबोदर का मतलब लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, उसे क्या कहते हैं? लंबोदर। और लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। इसका मतलब कोई तीसरा शब्द बन रहा है, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, ये किसे कहते हैं हम लोग? गणेश जी को कहते हैं, गणेश जी। ठीक है, गणेश जी को कहते हैं। तो इसे शब्द को अगर शब्द के बीच में है जो या है जिसका लगाने पर कोई तीसरा शब्द बने, गणेश जी बन रहे हैं। ठीक है, लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं। तो ये कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चतुर्भुज। देखते हैं दूसरा, चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं? विष्णु जी को बोलते हैं चतुर्भुज, जिसकी चार भुजाएं हैं। ठीक है, भुजाएं हैं जिसकी चार, किसको कहते हैं? हम विष्णु जी को चतुर्भुज बोलते हैं। तो हम विष्णु जी को बोलते हैं चार है जिसकी भुजा। ठीक है, किसको बोलते हैं? विष्णु जी को बोलते हैं, विष्णु जी को। कोई तीसरा शब्द बन रहा है, ये तीसरा शब्द यहाँ पर लंबोदर में गणेश जी, चतुर्भुज में विष्णु जी। ठीक है, चक्रपाणी किसको बोलते हैं? विष्णु जी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम शब्दों के बीच में है जो या है जिसका लगाने पर कोई तीसरा शब्द बनेगा जिसका इस दुनिया में अस्तित्व होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आज हम लोग समास की 6 प्रकार पढ़ लिए। ठीक है, पहला अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, ठीक है, और कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब हमें लगता है कि आप लोग को समास में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग समास इस तरह से पढ़े हैं, समास में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।